सबको जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारे जाने माने मेहमान आज जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका क्या तात्पर्य है, आज बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो नाम हमारे रविदास सूर्यवंशी जी और आज हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं और बताएंगे आज गणतंत्र दिवस के बारे में सभी साथियों को रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। तो लीजिए साथियों। बहुत अच्छा चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत साधुवाद और आपके इस चैनल में मुझे बुलाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि ये चैनल आपके बहुजन महापुरुषों का सारा बात बताएगी। और साथियों, मैं आज चंद्रशेखर जी सवाल खड़ा किए हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके विशेष पर मैं बात करूँगा। साथियों, ये गणतंत्र दिवस, इसको हम लोग इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहते हैं। ये जनता का खुशी का दिन है। क्यों, जनता को इसमें क्या खुशी मिली, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, दौर थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे इतिहास में। दौर उस समय की थी जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और मजदूर संघ की एक पार्टी जो है सरकार बनी। और मजदूर संघ की पार्टी जब सरकार बनी तो उसमें एक प्राइम मिनिस्टर हुए ब्रिटेन के। तो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लीमेंट इटली। तो क्लीमेंट इटली ने कहा कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को चल रही थी और वहाँ से चलना शुरू हुई थी, तो भारत में जितने ब्रिटिश सरकार थी वो थोड़ा हिलने लगी थी और ये बात तय हो गई थी कि भाई अब भारत को आज़ादी हमको देना पड़ेगा। तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो विचार करने लगा और एक सभा बुलाई गई और सभा में बात रखी गई कि आखिर क्या किया जाए। तो फिर धीरे धीरे ये बात तय हो गई कि अब भारत को आज़ाद करना है। तो फरवरी में 1946 को ये बात तय हुई कि भारत को आज़ाद करना है। फरवरी में कमेटी का गठन किया गया। वो कमेटी क्या करती कि वो एक नया कमेटी बनाती। इस कमेटी की सिफारिश पे एक नया कमेटी बनता जो भारत जाता। साथ ही उनके सिफारिश में मार्च तक कमेटी बनकर फिट हो गई। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन नामक एक कमेटी बनाया गया और उसको भारत भेजा गया, जिसमें 3 आदमी थे, लॉरेंस पैथिक, क्रिस्ट और एक थे A.B. अलेक्जेंडर। इन तीनों आदमी जब भारत आए और फिर तीनों लोग भारत आने के बाद जो है भारत में ये बात रख दिया कि अब भारत को आज़ाद होगा और भारत का सत्ता भारत के हाथों में होगी। और इसके सत्ता का चलाने के लिए आपका संविधान चाहिए, क्या कानून है क्या नियम है उसको आपको बताना पड़ेगा। तो साथियों, इसके लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि उस समय कांग्रेस टीम थी यहाँ भारत में, एक नेशनल फेडरेशन थी, संगठन थी। और उसके बाद फिर उसको बात रखी गई। फिर उसमें तमाम लोग थे, मोहम्मद अली जिन्ना लोग वगैरह लोग, बहुत सा नेता थे, तो उनके साथ बात रखी गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, ये तमाम कांग्रेसी नेता थे। फिर बात रखा गया। बात रखने के बाद जो है संविधान अब लिखे कौन, क्योंकि भारत में संविधान लिखने वाला उस टाइप से कोई व्यक्ति नहीं था। कई बार तेज बहादुर सब्रू और कई बार लोग संविधान ला चुके थे, परंतु उनका संविधान में समता समानता की बात नहीं थी। इसलिए जो है उसमें अनराइट माना गया और हटाया गया कि ये सही नहीं है। साथियों, ऐसा जब बात हुई तो फिर धीरे धीरे बात पता चला कि संविधान सभा के संविधान लिखने के लिए अगर सबसे बढ़िया एक अंग्रेज है, जिस अंग्रेज का नाम है जेरिंग, ऑस्ट्रेलिया में का भी संविधान लिखा और कई देशों का संविधान लिखा, उसके पास इन्होंने फिर चिट्ठी भेजा। चिट्ठी भेजने के बाद फिर उनसे पूछा गया कि भाई तुम लोग ये बताओ कि कैसे होगा, क्या होगा। तो चिट्ठी जब उसके पास उन्होंने भेजा तो उसने कहा कि तुम्हारे देश में ही सबसे बड़ा जाने माने और सबसे बड़ा ज्ञानी जिसको पूरा विश्व मानता है, उनका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो उससे आप लोग संविधान क्यों नहीं लिखवाते। फिर इनका चिट्ठी ठुकरा दिया गया। फिर ये बात बाबा साहब के पास गई। बाबा साहब के पास एक नेहरू के आदमी जाते हैं और फिर बाबा साहब को कहते हैं कि आपको जवाहरलाल ने संविधान लिखने का प्रस्ताव भेजा है। बाबा साहब कहते हैं
शुरू में बाबा साहब ना कर देते हैं, फिर उसको भेज देते हैं और फिर रात को बाबा साहब सोते हैं। सोने के समय बाबा साहब को एक बात याद आती है कि जो गुरु नानक थे, उनका कोई सिख का सिस्टम है, गुरुद्वारा है, उनको देखकर गर्व करते हैं सिख धर्म के सरदार लोग। और जो ईसाई वाले हैं, उनका भाई कई प्रकार का यहाँ अंग्रेज ही थे, इंडिया गेट बनाया है और कई प्रकार का तमाम उनका महल बने हैं, उनको देखकर ईसाई गर्व करेंगे। परंतु मुसलमान जो हैं वो भी आ, ताजमहल, बीवी के मकबरा, कुतुब मीनार, चार मीनार, तमाम ऐसे चीज़ उन्होंने बनवाया है जो देखने योग्य है, तो उन लोग उन पे गर्व करेंगे। लेकिन मेरे पिछड़े, दलित, शोषित, आदिवासी, इनका क्या है देश में, इनका कौन सा इमारत है जो ये देख के उस पर गर्व करें? तो इनका इमारत होगा संविधान, और उस संविधान में लिखूंगा जिस पे मेरा आने वाली पीढ़ी गर्व करे कि भारत का संविधान मेरे बाप ने लिखा है। फिर सवेरे बाबा साहब उस आदमी को संदेश भेजते हैं, बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ लिखने के लिए। फिर धीरे धीरे साथियों, उसके बाद जून में ये घोषणा कर दी जाती है कि अब तत्काल 1948 से पहले यहाँ काम पूरा करना होगा, वरना कांग्रेस कमेटी अगर काम नहीं कर पाती तो हम लोग को फिर देखना पड़ेगा कि सत्ता कौन संभालेगा। साथियों, ऐसा बात चल रही थी तब तक भारत में, तब तक संविधान सभा में एक बात अभी बनी नहीं थी संविधान सभा। फिर 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और संविधान सभा का जो है बैठक करने का तैयारी चलने लगा। फिर धीरे 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 आया वो दिन, 6 दिसंबर 1946 को ये बात पता चला कि जिस मुस्लिम लीग ने संविधान में जुड़ने के लिए, भारत का संविधान सभा में जुड़ने के लिए अपना मांग मानी थी, लेकिन अब वो अपना मांग हटा रही है और अब नया देश का मांग कर रही है। इसमें बहुत बड़ा झगड़ा फंस गया साथियों, और बहुत बड़ा दिक्कत आ रही थी देश में, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, आगा खान लोग थे, अड़ गए थे कि हम लोग अलग ही देश चाहते हैं। फिर 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक संविधान सभा का हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष। और फिर बात चली, उस दिन भी मुस्लिम लीग के नेता कोई शामिल नहीं हुए। फिर 11 दिसंबर 1946 को फिर मुस्लिम लीग के नेता कोई शामिल नहीं हुए। उस दिन जब संविधान का दूसरा बैठक हुआ संविधान सभा का, तो फिर उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया, और वो स्थायी अध्यक्ष थे। जब तक संविधान सभा चला तब तक उसका अध्यक्ष वही थे। आज वो पहला राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथियों, फिर आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद संविधान सभा का कार्य चलता रहा। धीरे धीरे चलते फिर कई प्रकार की बात आई संविधान सभा में कि मुसलमान का नेतृत्व करने वाला जो मुस्लिम लीग है वो नहीं बैठ रहा है। तो फिर धीरे धीरे जब ये बात आई तो 13 फरवरी 1946 को 13 फरवरी 1947 को ये बात माना गया कि जो है अब ये नहीं आएंगे, तो बात रखी गई कि अलग प्रस्ताव बनाओ। तो फिर अलग प्रस्ताव बनाने के लिए पटेल ने भी यही बात कहा, और 20 फरवरी को फिर इन्होंने उनको नेहरू ने मांग की कि मुस्लिम लीग जो है वो इस्तीफा दे दे। तो फिर इस्तीफा देने की मांग हुई, तो फिर इस्तीफा हुआ। इसके बाद फिर काम शुरू हो गया संविधान सभा का, और फिर अपना काम चालू हुआ। धीरे धीरे अपना काम किया, तो उसमें फिर चुनाव हुआ। फिर चुनाव होने के बाद 296 लोग चुने गए, फिर रियासत के भी लोग कुछ चुने गए, कुल मिलाकर 389 सदस्य चुने गए। और बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुनाव लड़े और मुंबई से चुनाव हार गए। साथियों, फिर मुंबई से बाबा साहब जब चुनाव हारे, वो ऐसे नहीं हारे, वहां चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने पैसे खर्च किए, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हारे। लेकिन ये लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में होना जरूरी है। ये गांधी और नेहरू लोग भी चाहते थे, कोई नहीं चाहते साथियों, कोई नहीं। साथियों, फिर आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल से फिर बाबा साहब को पर्चा भरवाया गया, और जोगेंद्र नाथ मंडल उनको चुनाव जिताकर फिर संविधान सभा में लाते हैं। संविधान सभा में लाए, फिर कार्यवाही शुरू हुई। कार्यवाही करने के बाद फिर धीरे धीरे अपना कमेटी बनी, एक सलाहकार समिति बना, और संविधान में तमाम समितियां बनी। तो संविधान सभा में तमाम जो समिति बन के फिट हुई, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फिर अपना काम किए। फिर 17 नवंबर
जो है 48 को ये बात बताई गई कि भाई बाबा साहब को राजेंद्र प्रसाद खड़ा किए कि भाई तुम भी कुछ बोलिए, बाबा साहब आप भी कुछ बोलिए। तो बाबा साहब जो है उस दिन तैयार नहीं थे बोलने के लिए, क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि आज कोई और बोलेगा, लेकिन फिर बाबा साहब ने बोला और बहुत बोला। और बाबा साहब ने इतना बोला कि उनका कहा हुआ पूरा इतिहास हो गया। बाकायदे राम बहादुर राय पत्रकार अपने भारतीय संविधान के अनकही कहानी में लिखते हैं कि तब अम्बेडकर ने कहा कि जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान है, कांग्रेस मुस्लिम लीग है, ये और यहाँ दल की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ दोनों किसी भी दल का बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे नेता ये सोचे कि राष्ट्र का फैसला करना है, राष्ट्र का भाग्य का फैसला है, यहाँ दल और पक्ष विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए। एक बार तो हमें मुस्लिमों को और मौका देना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं साथियों। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो सभी को ले दे के चलना चाहते थे। फिर आपको बताना चाहूँगा साथियों, फिर वो दिन आया जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सदस्यता रद्द की गई, क्योंकि पाकिस्तान बंटवारा हुआ और जान के उनका सदस्यता वहाँ से ख़त्म कराया गया, कि जबकि शर्त के मुताबिक उनका क्षेत्र नहीं फंसा था, लेकिन फिर भी जाने कांग्रेस ने बेईमानी की और बेईमानी करने के बाद उस चीज़ को हटाया गया। फिर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ साथियों, फिर कांग्रेस सरकार नहीं मान रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इतना तक कह दिया था कि अंबेडकर के लिए खिड़की तक बंद कर दूंगा, संसद भवन का दरवाजा तो बात छोड़िए। फिर अंग्रेजों से बाबा साहब ने जाकर कहा कि भाई हमारे बिना अगर वो संविधान बनती है तो हम उस संविधान का बहिष्कार करते हैं। फिर अंग्रेजों ने ये बात कहा कि अंबेडकर को संविधान सभा पर लो, तभी हम तुम्हारा संविधान मानेंगे। तब मुंबई से एक व्यक्ति को इस्तीफा दिलाया गया और फिर उनके जगह पर बाबा साहब को चुनाव जिता कर लाया गया, और तब बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने और फिर काम करना शुरू किए। साथियों, उनकी कमेटी में 7 उनको लेके सदस्य थे, जिन्होंने सारे लोग काम निभाने का काम किया। लेकिन बाद में किसी का मौत हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई और कोई विदेश घूमने में व्यस्त रहा, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सेहत खराब होने के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखना प्रारंभ किए। और लोगों का कहना है कि नहीं, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। साथियों, बाबा साहब ने संविधान का कच्चा मसौदा तैयार करके दिया, और यही नहीं 60 देशों का संविधान को साहब ने अध्ययन किया और तब कहीं जाकर वो संविधान लिखना शुरू किए। और बाबा साहब इतना लिखते थे कि एक दिन रत्तू चंद नानक, जो रद्दू चंद नानक थे, वो ब्राह्मण थे, अपने किताब में लिखते हैं कि बाबा साहब का मैं एक दिन पाँव छू लिया तो बाबा साहब पढ़ने में इतना लीन थे कि मुझे टोमी कहकर डांटा। और एक दिन मैं बाबा साहब को चाय देकर चला गया घर, फिर आकर देखा तो बाबा साहब वो चाय नहीं पिए थे। मैंने बाबा साहब को कहा, बाबा साहब का सेहत खराब हो जाएगी, लेकिन बाबा साहब मुझे आप इतना बता दीजिए कि ऐसा क्या है इस संविधान में जो आप इतना व्यस्त हैं। बाबा साहब ने बाबा साहब ने कहा, रद्दू, यही तो मेरा जिंदगी का आखिरी मकसद है। इसी संविधान में मैं वो चीज़ लिख के जाऊंगा जो मेरे दबे कुचले समाज आगे बढ़ेंगे, मेरे लोग नौकरी पे आएंगे, मेरे लोग शासनकर्ता जमात बनेंगे। इतना बात सुनते ही रद्दू चंद नानक की आंखों में आंसू भर आते हैं और भावुक हो जाते हैं। साथियों, बोलते हैं, धन्य हो तुम बाबा साहब, ऐसा 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 मसीहा कभी शायद हो कि इस धरती पर दोबारा पैदा होगा। और ऐसा बाबा साहब ने काम किया साथियों। और बाबा साहब काम करने के बाद फिर ला करके बाबा साहब संविधान सभा को संविधान सौंप देते हैं और कहते हैं कि संविधान कितनों ही अच्छा हो, लेकिन चलाने वाला बुरा होगा तो संविधान बुरा साबित होगा। संविधान कितनों ही सुंदर हो, गंदा हो, या कितनों ही जो है खराब हो, लेकिन उसका चलाने वाला राजा सुंदर है तो वो सुंदर सही साबित होता है। साथियों, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 32 डिग्री का ज्ञाता थे, द सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व थे। साथियों, उन्होंने जो भी लिखा समता समानता की बातें लिखी, सभी को बराबर होना चाहिए, सभी को न्याय मिलनी चाहिए, सभी को धर्म का स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये सारी बातें आपके संविधान में साहब ने लिखा। और वही संविधान 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज हमारा संविधान बनकर फिट और तैयार हो गया है। और उसको सभी ने दोहराया और ये भी कहा कि संविधान को बनाने में सबसे बड़ा अहम भूमिका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने निभाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा कि मेरा ये संविधान जो बनाया है इसका हिस्सा सभी मेरा समिति के सदस्यों को जाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब एक अपना बड़प्पन
बाबा साहब का ये बड़प्पन था कि सारे समितियों को इन बात को उन्होंने कहा, क्योंकि बाबा साहब एक महामानव थे और बाबा साहब ने उनको सवर्णों ने कितना सताया, कितना रुलाया, फिर ही बाबा साहब ने हार नहीं मानी और जब आए तो सभी के लिए बराबर लिखे, क्योंकि बाबा साहब के लिए सवर्ण भी अपने थे और शूद्र भी अपने थे, दांत भी मेरे, जीभ भी मेरे, हम मानवतावादी हैं। हम क्योंकि सभी को सवर्ण भी तो मनुष्य है, मानव है, वो हमको नहीं समझता लेकिन हम समझते हैं। लेकिन आज भी उनका दशा हमारे प्रति गलत ही है साथियों। फिर उसी संविधान को कुछ लागू किया गया 26 नवंबर को और कुछ पूर्ण संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 को आपके डेमोक्रेटिक लागू हुआ। आपका लोकतांत्रिक संविधान, आपको मौलिक अधिकार देने वाला, सारा कुछ आपको देने वाला संविधान, जाति, धर्म, लिंग, भेद भाव सारा चीज उस दिन समाप्त कर दी गई और सभी को एक सूत्र में बांध दिया गया। इसीलिए उस संविधान सब भारत के संविधान के बनने के और लागू होने की खुशी में 26 जनवरी मनाई जाती है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।